Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 7th, chapter 7, Japan, the land of the rising sun, उगते हुए सूर्य का देश। प्यारे बच्चों, जापान को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो उगते हुए सूर्य का देश है? असल में जापान को जापानी भाषा में निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य की उत्पत्ति होना। जापान चाइना के चीन के पूरब साइड में स्थित है और यही वो देश है। जापान ही एक ऐसा देश है जहाँ पर माना जाता है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। पूरब में स्थित है, इसलिए सूरज की किरणें सबसे पहले जापान पर पड़ती है और इसीलिए इसका नाम ऐसे दिया गया है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूर्य का देश। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लोग जापान के बारे में और सारी चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। जैसे उनकी संस्कृति क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनके घर कैसे होते हैं, उनका धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक उठा लीजिए। जब मैं इस लेसन को पढ़ूं और एक्सप्लेन करूं तो जो भी कठिन वर्ड्स हैं इस लेसन में आप उसको लिखते जाएंगे और उसका अर्थ भी लिखेंगे। बाद में ये लेसन आपको समझने में बहुत ही वो आपको मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जापान उगते हुए सूर्य का देश। वार्मर में दिया हुआ है, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको यात्रा करने पसंद है? बिल्कुल, हम सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है यात्रा करना। नेम द प्लेस दैट यू हैव ट्रैवल टू, और आप ऐसी जगह का नाम बताइए जहाँ जहाँ आप घूमे हैं। मैं तो बहुत जगह घूमी हूँ, जैसे इंडिया में राजस्थान, नेपाल गई हूँ। आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो मैं नेपाल घूमी हूँ। इसके बाद उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिटी और बिहार में बेशक मैं बहुत जगहों पर गई हुई हूँ। चूँकि मैं बिहार से ही जुड़ी हुई हूँ, इसलिए बिहार का तो कहना नहीं है, बहुत जगहों पे हम लोग घूमते ही रहते हैं। तो उस तरह से आप भी नाम बता सकते हैं, आप किन किन जगहों पर घूमे हैं आप बता सकते हैं। हाउ हैज़ ट्रैवलिंग हेल्प्ड यू, यात्राएं आपको किस तरह से मदद किया है, ये आपको बतानी है। आते हैं हम लेसन में। जापान, पॉपुलरली कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। यहाँ सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पॉपुलरली का मतलब होता है प्रमुख रूप से, कॉल्ड कहा जाता है, लैंड देश, राइजिंग सन उगते हुए सूर्य, इस नॉन मतलब जाना जाता है, ब्यूटीफुल सुंदर, लैंडस्केप का मतलब होता है कि प्राकृतिक छटा या प्राकृतिक सुंदरता। Japan, popularly called the land of the rising sun, is known for its beautiful landscape. जापान प्रमुख रूप से उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जो कि अपनी प्राकृतिक छटा की सुंदरता के लिए जाना जाता है। The snow-clad high mountains add to its beauty. स्नो क्लाड का मतलब होता है बर्फ से आच्छादित, बर्फ से ढके हुए। हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़। एड टू का मतलब होता है बढ़ा देना। इट्स ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। द स्नो क्लाड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी, बर्फ से आच्छादित ऊंचे पहाड़ इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। So do the beautiful lakes and streams that shine like bright silver. और ठीक इसी तरह से ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, लेक्स झीलें, स्ट्रीम्स झरने हो सकते हैं या जल धाराएं हम लोग कह सकते हैं। शाइन चमकना, लाइक का मतलब की तरह, लाइक मतलब होता है की तरह। ब्राइट सिल्वर चमकते चांदी की तरह, चमकते चांदी की तरह तो कहा जाता है। और ठीक इसी तरह से सुंदर झरने और सुंदर झीलें जो कि चांदी की तरह चमकते हैं, ये भी जापान की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, जापान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। द लवली गार्डन्स
with their beautiful flowers and lovely fruits enchant the visitors. अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लवली मतलब होता है प्यारा, लवली गार्डन्स प्यारे बगीचे, विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स अपने सुंदर फूलों के साथ, एंड लवली फ्रूट्स फलों के साथ, प्यारे फलों के साथ, एन्चैंट द विजिटर्स, एन्चैंट का मतलब होता है मन मोह लेना, आकर्षित कर लेना, विजिटर्स का मतलब होता है दर्शक। तो यहाँ के जो प्यारे बगीचे हैं, सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए जो बगीचे हैं, ये विजिटर्स के, दर्शकों के मन को मोह लेते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक अवर्स। जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक, कंडीशन दशाएं, भौगोलिक दशाएं, जोग्राफिकल कंडीशन भौगोलिक दशाएं ऑफ जापान, जापान की, इस सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक अवर्स। हाउसेस का मतलब होता है घर, लाइक का मतलब होता है की तरह, अवर्स, अवर्स मतलब हमारी तरह, लाइक अवर्स हमारी तरह। द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ जापान इज सच दैट वी डू नॉट फाइंड हाउसेस लाइक अवर्स। जापान की भौगोलिक दशाएं इस तरह की है कि वो वहाँ पे हमारी तरह घर नहीं पाए जाते हैं। फाइंड का मतलब होता है पाया जाना, तो वहाँ पे हमारी तरह घर नहीं पाए जाते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। यहाँ पे देखिए बिल्ड का मतलब होता है बनाना, हाउसेस घर, ब्रिक्स मतलब होता है ईंटें, और का मतलब होता है या, स्टोन्स पत्थर। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेस ऑफ द ब्रिक्स और स्टोन्स। जापानी लोग हमारी तरह ईंटें और पत्थरों के घर को नहीं बनाते हैं। तो फिर कैसे बनाते हैं? जरूर कोई चीज़ तो इस्तेमाल करते होंगे जिससे वे अपने घरों को खड़ा रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। दे बिल्ट वुडन हाउसेस विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। दे बिल्ट वुडन हाउसेस, बिल्ट मतलब बनाना, वुडन का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का, हाउसेस मतलब घर, विथ वॉल्स मेड ऑफ बना हुआ, मेड ऑफ का मतलब होता है बना हुआ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, थिक पेपर मोटा पेपर। तो यहाँ बताया जा रहा है दे बिल्ट वुडन हाउसेस विथ वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। वे लोग लकड़ी के घर को बनाते हैं और जिसकी दीवारें स्ट्रॉन्ग मजबूत मोटे पेपर की होती है। दे यूज 3 or 4 square pieces of glass which serve the windows. they use का मतलब होता है वे उपयोग करते हैं, 3 और 4, अब तो पता है ये काउंटिंग नंबर्स है। स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर पीसेस, स्क्वायर पीसेस मतलब वर्गाकार टुकड़े, वर्गाकार टुकड़े ऑफ ग्लास, ग्लास के वर्गाकार टुकड़े, विच सर्व फॉर विंडो, विच का मतलब होता है यहाँ पे जो, सर्व फॉर विंडोज, विंडोज का मतलब होता है खिड़कियाँ, सर्व फॉर मतलब काम आते हैं। दे यूज 3 or 4 स्क्वायर पीसेस ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। वे लोग 3 या 4 शीशे के टुकड़े का, वर्गाकार शीशे का टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं जो कि खिड़कियों का काम करता है। हाउ स्ट्रेंज, हाउ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, कितना ये अजीब है। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग, कुकिंग के बारे में, कुकिंग के मामले में द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। बर्न्स का मतलब होता है जलाना, फायर्स आग, देयर रूम्स उनके घरों में। विथ रिगार्ड्स टू कुकिंग पकवान के बारे में, पकाने के बारे में, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जापानीज अपने घरों में आग नहीं जलाते हैं खाना पकाने के लिए।
जापानीज अपने घरों में आग नहीं जलाते हैं, तो फिर वो लोग खाना कैसे पकाते होंगे? अब तो सवाल ये आता है। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, वे लोग कुकिंग में स्टोव्स का प्रयोग करते हैं, पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए स्टोव्स का प्रयोग करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस। सो इसलिए हार्ड बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, स्मोक धुआं, जापानीज हाउस जापानी के घर। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन ए जापानीज हाउस, और इसीलिए जापानीज घरों में धुआं देखना कठिन होता है, वहाँ धुआं देखने को नहीं मिलता है। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है रुचि रखता है, लाइक करते हैं। राइस चावल, फिश मछली। तो जापानीज लोग मछली और चावल खाने के शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। द जापानीज आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापानीज लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं, खाने की रुचि रखते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नोर शुगर इन इट। बता रहे हैं दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है रुचि रखना, टी, बट टी मतलब चाय, बट इसलिए देयर टी हैज़, देयर का मतलब होता है उनके, उनके, टी चाय, उनके चाय में, हैज़ नाइदर मिल्क नहीं तो दूध होता है, नोर शुगर नहीं चीनी होता है। दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ टी, बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। बताया जा रहा है कि वे चाय के भी बहुत शौकीन होते हैं, लेकिन उनके चाय में न ही दूध होता है और न ही चीनी होता है। हम लोग कभी ऐसे पी पाएंगे? हम इंडियंस ऐसा कभी नहीं पी पाते हैं। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए कैरिज विच इज लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाई ए मैन। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है रुचि रखना, शौकीन, और राइडिंग का मतलब होता है सवारी करना। कैरेज, कैरेज का मतलब होता है एक गाड़ी ही है। विच इज़ लाइट एंड स्मॉल, लाइट मतलब हल्का, स्मॉल मतलब छोटा, एंड ड्रॉन बाई, ड्रॉन बाई मतलब खींचा जाना, ड्रॉन बाई यानी खींचा जाना, बाई ए मैन मनुष्य के द्वारा। द जापानीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग इन ए कैरेज विच इज़ लाइट एंड स्मॉल एंड ड्रॉन बाई ए मैन। कह रहे हैं कि जापानीज लोग कैरेज का सवारी करना बहुत पसंद करते हैं, कैरेज में सवारी करने के बहुत शौकीन होते हैं, जो कि बहुत हल्का और छोटा सा होता है और आदमियों के द्वारा उसको खींचा जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा, और इसको रिक्शा कहा जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में भी एक रिक्शे को एक आदमी खींचता है, तो उसी तरह से वहाँ पे भी एक होता है कैरेज, जिसको हम लोग अपने भाषा में, इंडियन भाषा में रिक्शा कहते हैं। तो वहाँ के लोग जो होते हैं उसमें सवारी करने के बड़ी शौकीन होते हैं, जो कि बहुत छोटी सी होती है और हल्की सी होती है और आदमियों के द्वारा खींची जाती है। इट इज़ कॉल्ड ए रिक्शा। इसको हम लोग अपनी भाषा में रिक्शा भी कह सकते हैं। सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन मेड ऑफ स्ट्रो। और उसी तरह से सिमिलरली का मतलब होता है कि ठीक उसी तरह से, उसी प्रकार से। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यहाँ बार बार आ रहा है, मतलब शौकीन। कैरिंग, कैरिंग मतलब कि अपने साथ लेके चलना, यहाँ ढोना नहीं कहेंगे बल्कि अपने साथ लेके चलना। इन देयर हैंड्स, इन देयर हैंड्स मतलब उनके हाथों में। फैंस का मतलब आपको पता है पंखा। मेड ऑफ स्ट्रो, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, तो तिनको तिनके से कह सकते हैं हम लोग। तो सिमिलरली ठीक उसी तरह से देखिए, सिमिलरली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैन मेड ऑफ स्ट्रो।
सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार वे लोग अपने हाथों में पंखे को लेकर चलना पसंद करते हैं या उसके पंखे को लेकर चलने के शौकीन होते हैं, जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ होता है, घास फूस या तिनके से बना हुआ होता है। ये अपने हाथों में लेके चलना पसंद करते हैं, उसके ये शौकीन होते हैं। नेक्स्ट, द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल एकदम जागरूक रहते हैं। अबाउट क्लीनलीनेस, साफ सफाई में। क्लीननेस का मतलब होता है साफ सफाई में। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। जापानीज लोग साफ सफाई के मामले में बहुत ही सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं। नो वन गोज इन टू ए हाउस विद द शूज ऑन। देखिए, नो वन गोज इन टू ए हाउस विद द शूज ऑन। कोई भी, शूज ऑन का मतलब होता है जूता पहने हुए। नो वन गोज, कोई भी नहीं जाता है, इन टू ए हाउस, घर के अंदर, विद द शूज ऑन। कोई भी, जापानीज की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी जापानीज लोग अपने पैरों में जूता पहने हुए घर के अंदर नहीं जाते हैं। वो लोग जूते को बाहर ही खोल देते हैं। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। दिस वे, और इस प्रकार, इस तरह, इस उपाय से, प्रिवेंट का मतलब होता है रोक लेना, डस्ट धूल गर्दे, ऑफ द स्ट्रीट्स गलियों के, फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस, फ्रॉम गेटिंग मतलब अंदर जाने से, इनटू द हाउस घर के अंदर जाने से। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस, और इस तरह से वे गलियों के धूल को घर के अंदर जाने से रोक लेते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। अगला पैराग्राफ देखते हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर द बॉयज़। बताया जा रहा है वहाँ दो ही त्योहार होते हैं। फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? त्योहार। इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख रूप से, प्रमुख या मुख्य रूप से, प्रसिद्ध रूप से। तो वहाँ पे केवल दो ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। वन फॉर द गर्ल्स, अनदर फॉर द बॉयज़। एक लड़कियों के लिए और दूसरा लड़कों के लिए। द फीस्ट ऑफ डॉल्स, गुड़ियों का त्योहार, गुड़ियों का पर्व, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च, इज ए हॉलीडे फॉर गर्ल्स। विच का मतलब होता है जो, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है, ऑन द 3rd मार्च 3 मार्च को, इसे हॉलीडे फॉर गर्ल्स, यह दिन लड़कियों का एक छुट्टी का दिन होता है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च, इसे हॉलीडे फॉर गर्ल्स। द फीस्ट ऑफ डॉल्स ये 3rd मार्च को, 3 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन लड़कियों की छुट्टी रहती है। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। ऑन दिस डे का मतलब होता है इस दिन। इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि, द पुअरेस्ट गर्ल, पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब लड़की, हैज सम डॉल टू प्ले विथ। सम डॉल का मतलब होता है कुछ गुड़िए होते हैं, प्ले विथ उनके साथ खेलने के लिए। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। इस दिन यहाँ तक कि जो सबसे गरीब लड़की होती है उसके पास भी कुछ गुड़ियाँ होती है उसके साथ खेलने के लिए। दे रिजॉयस ए लॉट ऑफ दिस वोकेशन। रिजॉयस का मतलब होता है आनंद मनाना। अलॉट, अलॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा। ऑन दिस डे, ऑन दिस वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है इस अवसर पे वे बहुत ही आनंद मनाते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द कार्प विच फॉल्स इन मे इज द डे व्हेन every boy in Japan flies a kite
which looks like a fish। बताया जा रहा है सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार से, उसी तरह से। फीस्ट ऑफ कार्प, कार्प का त्यौहार, विच जो, फॉल्स होता है तो मई में होता है, फॉल्स इन मई, मई में पड़ता है या मई में होता है। इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज, उड़ाते हैं। एक काइट का मतलब होता है पतंग। विच लुक्स लाइक अ फिश, विच का मतलब होता है यहाँ पे जो, लुक्स लाइक दिखता है, किसकी तरह दिखता है, लाइक अ फिश, एक मछली की तरह दिखता है। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द कार्प विच फॉल्स इन मे इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज ए काइट विच लुक्स लाइक अ फिश। उसी प्रकार से फीस्ट ऑफ कार्प मई महीने में मनाया जाता है। व्हेन एवरी बॉय, जब, यहाँ व्हेन का मतलब होता है जब, जापान के सभी लड़के जापान में क्या करते हैं, काइट को, पतंग को उड़ाते हैं। विच लुक्स लाइक अ फिश, जो कि मछली के आकार की दिखती है। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। बताया जा रहा है कार्प है क्या, हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये कार्प है क्या। कार्प तो समझ में आता है लेकिन कार्प क्या है नहीं पता है। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। बताया जा रहा है कि कार्प एक बहुत ही मजबूत और बहादुर मछली थी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। ब्रेव मतलब होता है बहादुर या वीर। द कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। कार्प क्या है, बहुत ही मजबूत और वीर बहादुर फिश है, मछली है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़का, इन जापान, जापान क्या, प्रत्येक लड़का, होप्स ये उम्मीद करता है, होप्स मतलब उम्मीद करना, उम्मीद करता है ताकि वो किसकी तरह बड़ा हो जाए, वो कार्प की तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग, बहादुर और मजबूत, कार्प की तरह मजबूत और बहादुर बड़ा हो। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। बताया जा रहा है सेलिब्रेटेड का मतलब होता है मनाया जाता है, ग्रेटली मतलब बहुत ही धूमधाम से, यहाँ पे कहेंगे हम। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। बताया जा रहा है कि नया साल भी जापान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम। ऑन दिस डे, इस दिन, इस अवसर पर, ऑन दिस डे, इस अवसर पर या इस दिन, दे विजिट देयर फ्रेंड्स, विजिट का मतलब होता है यहाँ पर मिलना, देखना, तो वो अपने दोस्तों को, प्रत्येक जापानी अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम, और अपने साथ उपहार, प्रेजेंट्स का मतलब होता है उपहार भी साथ में लेकर जाता है। तो नए साल पे सभी जापानी इसको, नए साल को धूमधाम से मनाते हैं और इस अवसर पे वे अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, अपने साथ गिफ्ट भी उनके लिए लेकर जाते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लालटेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉयस ग्रेटली। यहाँ पे सुनिएगा, एट नाइट मतलब रात के समय क्या होता है, दे लाइट वे जलाते हैं, देयर हाउसेस एंड स्ट्रीट्स वे अपने गली और घरों को लाइट्स से जलाते हैं, विथ पेपर लालटेन्स, पेपर के लालटेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर के पेपर लालटेन्स से वे अपने घरों को और गलियों को सजाते हैं। वहाँ पे ये पेपर लालटेन्स डिफरेंट कलर के, अलग अलग रंगों के पेपर लालटेन से वे अपने घर और गलियों को सजाते हैं। एंड रिजॉइस ग्रेटली, और बहुत ही आनंद से इसको मनाते हैं। चिल्ड्रन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। क्लीन का मतलब होता है साफ, नीटली साफ सुथरा। तो जापान के बच्चे जो हैं वो बहुत ही
साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। ड्रेस्ड मतलब कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम। रूम का मतलब आपको पता ही है, स्पिट मतलब थूकना, नेवर कभी भी नहीं। दे नेवर स्पिट इन द रूम, वे रूम में कभी भी थूकते नहीं हैं। दे ऑलवेज नोक बिफोर दे एंटर। यहाँ पे देखिए, नोक का मतलब होता है खटखटाना, बिफोर पहले, एंटर, एंटर मतलब प्रवेश करने से पहले। दे ऑलवेज नोक बिफोर दे एंटर, प्रवेश करने से पहले वे हमेशा खटखटाते हैं। बिना खटखटाए ऐसे धड़ल्ले से घुस नहीं जाते हैं, कहीं भी हो, चाहे अपने भी घर में हो, वो अगर आते हैं, एंटर करते हैं तो वो खटखटा के आते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। अब बच्चों की यहाँ बात बताई जा रही है इस पैराग्राफ में। दे ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, वेलकम गेस्ट मेहमानों का स्वागत करते हैं, एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, और उनके साथ वे हमेशा विनम्र होते हैं। पोलाइट मतलब होता है विनम्र। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट, वे हमेशा मेहमानों का स्वागत करते हैं और वे उनके साथ हमेशा पोलाइट रहते हैं, विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन as they never shout or speak aloud। as का मतलब होता है जैसे कि, ठीक। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन मतलब कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत प्यार से, नम्रता से वो बात करते हैं। as they never shout or speak aloud, जैसे कि वो कभी भी चिल्लाते ना हो और कभी भी जोर से बोलते नहीं हो। अलाउड का मतलब होता है जोर से, स्पीक बोलना। तो वे हमेशा सॉफ्ट बोलते हैं, हमेशा मीठा बोलते हैं, जैसे कि वो कभी भी चिल्लाते और जोर से बात नहीं करते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनीवन। यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए, रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, रेयर मतलब दुर्लभ होता है। फाइंड पाना, जापानी लोग। रूडली मतलब होता है कि रूखे या कठोरता से, एट एनीवन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनीवन। बहुत मुश्किल होता है कि एक जापानी, ये पाना बहुत मुश्किल है ये पाना कि जापानी किसी पर चिल्लाते होंगे या किसी से रूखा बर्ताव करते होंगे। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves। Remarkable बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि उनकी क्वालिटी क्या है। उनकी क्वालिटी मतलब गुण, क्वालिटी ऑफ द जापानीज इज दैट दे डू नॉट क्राई, क्राई मतलब रोते नहीं हैं। इफ़ दे फॉल डाउन, वे गिर जाते हैं, और हर्ट देमसेल्व्स या उनको चोट जब लग जाती है। ए रिमार्केबल क्वालिटी, एक ध्यान देने वाला उनका गुण है कि जापानीज लोग कभी भी गिरने पर या उनको चोट लगने पर रोते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। यहाँ पे बताया जा रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चर, कल्चर मतलब होता है संस्कृति, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब शिक्षा देना। टू बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस, बियर का मतलब होता है सहन करना, बियर पेन दुख को सहन करना, विथ ए स्माइलिंग फेस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। बताया जा रहा है कि जापानी लोग जो हैं वो गिरने पर या उनको चोट लगने पर कभी भी रोते नहीं हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनकी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि दुखों को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सहन करना चाहिए, स्माइलिंग फेस के साथ दुखों को सहन करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए कि हम बहुत दुखित हैं। दिस हेल्प देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन और वीमेन। बता रहे हैं दिस हेल्प्स, यह उनकी मदद करता है, देम ग्रो अप बढ़ने में, टू पोलाइट
पोलाइट मतलब विनम्र, एंड ब्रेव मेन एंड वेमेन। यह उनको विनम्र और बहादुर आदमी और औरत के रूप में बढ़ने के लिए मदद करता है। वे लोग हमेशा पोलाइट, विनम्र और ब्रेव, बहुत बहादुर होके बड़े होते हैं। शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। जापानीज का प्रमुख धर्म शिंटोइज्म है। शिंटोइज्म जापानीज लोगों का प्रमुख धर्म होता है। यह एक तरह से प्राकृतिक और पूर्वजों की पूजा होती है इसमें। It teaches the people of Japan to love beautiful things and to honor the dead. It teaches मतलब सिखाता है। The people of Japan, जापान के लोगों को to love beautiful things, सुंदर चीज़ों से प्यार करो, and to honor the dead, honor मतलब सम्मान देना, the dead मरे हुओं को सम्मान देना। It teaches the people of Japan to love beautiful things and to honor the dead. यह जापान के लोगों को सुंदर चीज़ों से प्रेम करना और मरे हुए लोगों का आदर करने को सिखाता है। This is the reason they make beautiful things of wood, paper, leather, cotton and silk. और यही कारण है, this is the reason, और यही कारण है कि वे सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। लकड़ी की, पेपर की, लेदर की, कॉटन की और सिल्क की सुंदर सुंदर चीज़ें तैयार करते हैं, बनाते हैं। Their lovely goods are exported to another countries. यहाँ पे देखिए, their lovely goods, their मतलब उनका, lovely goods मतलब प्यारे सामान, are exported यानी कि बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, टू अनदर कंट्रीज, अनदर कंट्रीज दूसरे देश। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्रीज। उनके प्यारे सामान दूसरे देशों में भी निर्यात किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। यहाँ पे समझिए, द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है कि जाना जाता है या उनको माना जाता है। क्लेवर कैसे, क्लेवर मतलब चालाक, चतुर, बुद्धिमान कह सकते हैं। एंड हार्ड वर्किंग पीपल और बहुत ही मेहनती लोग। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपल। और जापानीज लोग इस तरह से हमेशा बहुत ही होशियार और मेहनती आदमी जाने जाते हैं। दे नेवर सिट आइडियल। यहाँ पे देखिए, सिट का मतलब होता है बैठना, आइडियल मतलब बेकार। वे कभी भी बेकार नहीं बैठते हैं, वो काम करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पैट्रियोटिज्म। रिमार्केबल मतलब ध्यान देने योग्य बातें, जानने योग्य बातें, अबाउट देम उनके बारे में, इस देयर पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देश प्रेम, देशभक्ति। तो जो सबसे प्रमुख चीज़ उनके बारे में ध्यान देने वाली बात होती है वो है उनका देश प्रेम। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। लव प्यार करना है, देयर कंट्री अपने देश से, उनके देश से, एंड आर एवर रेडी, एवर मतलब कभी भी, रेडी तैयार, टू डाई फॉर हर अपने देश के लिए वो कभी भी। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। वे अपने कंट्री से, अपने देश से बहुत ही प्यार करते हैं और कभी भी उसके लिए, अपने देश के लिए मरने को तैयार रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको घर पे बैठ के ये लेसन को पूरी तरह से अच्छे से रीडिंग करना है, रीडिंग करने सीखना है। और इसके बाद जो भी इस लेसन में कठिन शब्द आते हैं उन शब्दों को आपको लिखना है, उसका हिंदी मतलब लिखना है और उसको अच्छे से
सीखना है, इस लेसन को भी पढ़ते रहना है। कहीं भी अगर लेसन में कोई डाउट है, नहीं समझ में आया कोई सेंटेंस, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वर्ड मीनिंग लगभग मैंने सारे लेसन में अच्छे से समझा दिया है। अब आप इसको पढ़ के आना और वर्ड मीनिंग सीख के आना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे हेड। बाय बाय।